तो आज हम धातु के पोषण के बारे में जानेंगे क्योंकि कैसा है कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि धातुओं का पोषण होता किस तरीके से है, कौन से न्याय कहाँ पे लगते हैं, तो आपको ये नहीं समझेगा कि हाँ कौन सा धातु किस तरीके से बना है। सेकेंडली इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जब हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई धातु अगर दूषित हो रहा है, कोई व्याधि अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको ठीक कैसे करना है। उसको आप ठीक तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा कि वो बनी किस चीज से है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि वो किस चीज से बनी है या इसको ठीक करने का क्रम कैसा है, तो आप उस धातु को ठीक नहीं कर पाओगे। उस व्याधि के जो मेन रीजन है जिसकी वजह से वो व्याधि उत्पन्न हो रही है वो टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो धातु की पहले 5 भौतिकता देख लेते हैं कि बेसिकली धातु बने किस चीज से है। ठीक है, तो उसका उन्होंने फर्स्ट श्लोक क्या दिया है कि यद्यपि पंचभूता नाम वाच्य पाको द्विधा पुनः तथा आप्य श्याम प्रधान्य तत्वादस्य सौम्य अभिधीयते है अतिरिक्तः गुणो रक्तः वह्नेः मांसे तु पार्थिवः मेदस्य अम्बु वोर स्थितः पृथ्वी व्या अनिल तेजसाम मंचिक्न शुक्रे च सोमस्य, ये सुश्रुत का उन्होंने बताया हुआ है। तो बेसिकली हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा जो धातु है वो उसके अंदर कौन सी पंच महाभूत उत्पन्न है। ठीक है, बेसिकली जितने भी धातु हैं उनके अंदर सभी पंच महाभूत होते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वालिटी में क्या होता है वो देखना है हमें। ठीक है, क्योंकि शरीर जो है हमारा वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो वो 5 महाभूत आपको पता ही है, पृथ्वी, जल, तेज, आप, वायु। ठीक है, तो रस धातु जो है वो किस चीज से बना हुआ है, वो जल महाभूत प्रधान्य है, जल महाभूत से बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली रस धातु इस वर्ड जो भी चीज हम खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं उसके बाद उसका जो कन्वर्जन होता है एक लिक्विड में होता है। ठीक है, जो वो फ्लूइड कन्वर्ट होता है आफ्टर डाइजेशन, उसे हम आहार रस कहते हैं। ठीक है, तो वही आपका रस धातु में कन्वर्शन होता है, तो वो बेसिकली पूरा कंप्लीट लिक्विड होता है। इसके लिए रस धातु के अंदर जो है वो रस यानी कि जल महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रक्त धातु, रस धातु के बाद रक्त धातु बनता है। रस धातु से या तो आप कह सकते हो रक्त धातु की निर्मित होती है। तो उसके अंदर पंच महाभूत 5 भौतिक तत्व पूरे ही होते हैं लगभग, क्योंकि रक्त जो है उसके अंदर बारीक 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 बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप होल सेल रक्त के बारे में बात करोगे, ब्लड के बारे में बात करोगे, तो उसके अंदर जो है अग्नि और जल महाभूत प्रधानता से होती है। अग्नि यानी कि उष्णता बहुत ज्यादा होती है रक्त में, जल यानी कि फ्लूइडिटी होती है, इसके लिए पूरी तरीके से वेसल्स में वो ट्रैवल कर पाता है। सेकेंडली जब आप रक्त की अगर कोई भी व्याधि देखोगे, सपोज अगर स्पेशली अडल्सेंस में बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, ऑयली खाते हैं, गरम जिस जो की करता है, हम कहते हैं, हम बचपन में सुनते आए हैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कि ये चीज मत खाओ, तो क्या होता है कि उनके मुंह पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पिंपल्स आते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्लड प्यूरिफायर लेना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि ये गर्म चीज खाने से हमारे जो ब्लड है उस पर इम्पैक्ट गिरता है। वो इम्पैक्ट क्यों गिरता है, क्योंकि खून का भी जो नेचर है वो गर्म है। ठीक है, उसके अंदर अग्नि महाभूत प्राधान्य रूप से है। उसके बाद मांस धातु के बारे में देखेंगे। मांस धातु जो है उसके अंदर पृथ्वी महाभूत है। जैसे कि हमारे मसल्स हैं, मसल्स पूरी बॉडी में ऐसे ट्रैवल नहीं करते रहते, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। वो स्थिरता का कारण क्या है, पृथ्वी महाभूत है। पृथ्वी क्या करती है, उसको हैवी बना देती है, एक जगह पे स्थिर रखने का काम करती है। ठीक है, तो मांस धातु के अंदर पृथ्वी महाभूत। फिर उसके बाद अस्थि धातु, उसके बाद मेद धातु के बारे में। मेद क्या है कि जो मसल्स हैं उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जो एडिपोज टिश्यूज वगैरह हैं, जो उस मसल को बनने में हेल्प करते हैं, जो मसल्स के अंदर का जो फैटी एरियाज जनरेट करते हैं, फैट सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं मेद धातु। ठीक है, तो मेद धातु के अंदर आप और पृथ्वी, ये 2 चीज है। आप यानी कि जल महाभूत भी है और पृथ्वी महाभूत भी है, क्योंकि उसको माउस के अंदर रहना है, उसको एक स्ट्रक्चर देना है मसल्स को, तो इसके लिए उसके अंदर पृथ्वी महाभूत है। लेकिन उसके अंदर सिक्रीशंस भी हैं। ठीक है, जैसे कि आपके
फैटी ऑयल्स वगैरह ले लीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स ले लीजिए, लिपिड्स ले लीजिए, ये सारे जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा स्टिकी नेचर से है, तो ये सारी चीज जो है वो जल महाभूत की वजह से है, ठीक है। फिर उसके बाद अस्थि धातु आता है। अस्थि धातु यानी कि आपके बोन्स हो गए, फिर वो स्मॉल बोन्स हो या लॉन्ग बोन्स हो, ठीक है। तो वो जो है वो कंप्लीट ही जो है वो पृथ्वी की वजह से है। और जो बोन्स होते हैं वो शालो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, वो कंप्लीटली ऐसे जड़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वायु महाभूत है। वायु यानी कि उसके अंदर वात जो है दोष सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी और वायु, पृथ्वी की वजह से क्या है उसके अंदर हेवीनेस है, और वायु की वजह से क्या है कि वो अंदर से खोखले होते हैं, उनके अंदर ऐसे ब्लॉक 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 जैसी चीजें होती हैं। जब हम एक्सरे देखते हैं तो उसमें, या अगर हम बोन की एनाटॉमी देखने जाते हैं तो हमें ऐसे उसके अंदर पोरस स्ट्रक्चर मिलता है, वो वायु की वजह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मज्जा धातु। मज्जा यानी कि क्या, बोन मैरो, दैट इज जो बड़े अस्थियां होती हैं, जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसके अंदर जो बीच में फ्लूइड होता है जो कि आगे चल के ब्लड बनने के लिए हेल्प आउट करता है, तो वो जो मज्जा धातु होती है वो कंप्लीटली जल महाभूत ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शुक्र धातु। शुक्र धातु यानी कि जो वीर्य होता है, दैट इज मेल स्पर्म्स जो होते हैं, उसको आप कह सकते हो कि वो जो है वो भी लिक्विड होते हैं नेचर में, ठीक है, कंप्लीटली। तो वो होते हैं आप महाभूत। बट शुक्र धातु अगर आप देखने जाओगे तो उसकी निर्मित या वो सबसे एंड में बनता है, तो वो क्या होता है उसके अंदर सभी धातु के थोड़े 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 अंश आ जाते हैं, रस रक्त मांस में के। तो शुक्र धातु पांच भौतिक भी होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पांच भौतिक गुण होते हैं, लेकिन जो है जल महाभूत उसके अंदर प्रधान होता है, उसके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैंने ये क्यों कहा कि पांच भौतिक, क्योंकि शुक्र से जो है वो एक शरीर का निर्माण होता है। शुक्र और आर्तव जब मिलते हैं तब जाके एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो वो स्थूल शरीर वो कब बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर बाकी के पांच महाभूत भी प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो उस चीज को बना पाता है। फिर उसके बाद दोष और धातु के बीच का रिलेशन हम देखेंगे। दोष और धातु के बीच का रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी धातु खराब हो रहा है, ठीक है, कोई भी धातु पे स्पेसिफिक इफेक्ट हो रहा है, सपोज मैं कह दूं कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हड्डियों में दर्द हो रहा है तो उन हड्डियों के दर्द को ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन लगेंगी। जब हम मेडिसिन देते हैं तो हम किस चीज का ध्यान में रखते हैं, हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, कि वो कौन सी प्रकृति को बिलोंग करता है, कहीं उसकी प्रकृति की वजह से ही तो नहीं उसको ये सारी व्याधियां हो रही हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि उसके शरीर में कौन से दोष पड़े हुए हैं, तो वो दोष के हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये दोष बढ़ा हुआ है तो इसको कम करने के लिए हमें मेडिसिन देनी है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, जब हमें पता है कि ठीक है इसके हड्डियों में दर्द हो रहा है, ऊपर से ये वात प्रकृति का है, फिर वो मुझे कहेगा कि मैंने ऐसे ऐसे वात चीजों का सेवन भी किया था, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ इसका वात दोष बढ़ गया है, ठीक है। इसका वात दोष जो है दूषित होने की वजह से, वात में दूषित आने की वजह से इसके अस्थियों में दर्द हो रहा है। ये एक बेसिक मैं सिंपल चीज बता रही हूँ आपको। तो उस तरीके से जो धातु है और दोष है वो एक दूसरे को ये करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी धातु को ठीक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस दोष की वजह से या वो किस दोष के इंटर रिलेशन में है। तो अगर आप इस दोष के ऊपर काम करोगे तो मे बी ये धातु भी ठीक हो सकता है। फिर वो कौन कौन से हम वो देख लेते हैं, ठीक है। रस अश्रुक मांस मेद अस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः तत्र स्थानं स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेनेषाम आश्रय आश्रयिणाम नित्यः। तो ये अष्टांग हृदय का श्लोक है दोनों भी। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि रस अश्रुक, अश्रुक यानी कि क्या, रस अश्रुक मांस मेद, अश्रुक यानी कि रक्त, ठीक है। तो इन्होंने सातों ही जो धातु है उसके बारे में बताते हुए कहा है कि तत्र स्थान स्थितो वायु, स्थितो वायु यानी कि अस्थि के बारे में कहा है कि अस्थि का स्थान जो है, मतलब अस्थि जो है वो किससे आश्रय आश्रय भाव में रहती है, वो वात के इसके रहती है, ठीक है, वात दोष के। फिर पित्तम तू स्वेद रक्तो, यानी कि रक्त और स्वेद ये जो दो चीज है उसके आश्रय आश्रय वो इंटर रिलेशन किसके साथ रखते हैं, रक्त के पित्त के साथ रखते हैं। इसके लिए जब
भी आपको रक्त की मतलब चिकित्सा करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको पित्त की चिकित्सा करनी है। अगर उसका पित्त डोमिनेंट ही रहेगा तो आप कितना भी उसको ब्लड प्यूरिफायर दे दीजिए, वो काम नहीं करने वाला है। पहले आपको ध्यान देना है कि पेशेंट की बॉडी की जो उष्णता है उसको कंट्रोल में लाना है, उसके बेसिकली कौन सा पित्त दूषित हुआ है आपको वो ध्यान देना है। जब आप पित्त के ऊपर काम करोगे तो पित्त क्या करेगा कि उसके, क्योंकि ये हम पित्त के ऊपर काम क्यों करना है ये हम बात इस पे आगे देखेंगे। पित्त के ऊपर जब आप काम करोगे तो वो इनडायरेक्टली रक्त के ऊपर भी काम करेगा, रक्त के ऊपर काम करेगा तो रक्त से जो निर्माण हुए जितने भी व्याधियां हैं वो अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगी। तो ये इस तरीके से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, फिर कफ दोष का उन्होंने क्या कहा है कि रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरीश और मूत्र, ये इतनी जो चीज है वो कफ से इंटर रिलेटेड है। तो मतलब अगर इनमें कोई भी दोष आते हैं या इनमें कुछ भी तुष्टि होती है या रसज व्याधि उत्पन्न हो रही है, मांसज व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको कफ पे भी काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद धातु के पोषण के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, आपके थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई एक न्याय एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वो धातु पोषण न्याय के बारे में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे मैं एक चरक का श्लोक बता रही हूँ। तत्राहार प्रसादक्यो रसम रसः किट्ट च मलाख्य अभिनिवर्तते पुष्यन्ति त्वग आहार साद्रः सरुधिर मांसमेध अस्थिमज्जा शुक्र ओजसानि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि धातु प्रसाद संज्ञकानि शरीर संधिबंध पिच्छिलाद आशय अवयवा। मतलब क्या, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया, शीर्षदधि न्याय के बारे में बताया, क्योंकि चरक जो आचार्य चरक हैं उन्होंने शीर्षदधि न्याय का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे अभी हम बेसिकली 4 पोषण के बारे में देखने वाले हैं कि धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है, कौन कौन से आचार्य ने किस तरीके से बताया हुआ है उनके पोषण के बारे में। तो सबसे पहले शीर्षदधि न्याय, ये आचार्य चरक ने बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद केदार कुल्य न्याय, ये शिशु जी ने बताया हुआ है। एक काल धातु पोषण न्याय, ये अष्टांग में मेंशन है। ठीक है, तो शीर दधि न्याय, शीर दधि न्याय, अभी इससे समझ में आता है, शीर यानी कि दूध, दधि यानी कि कर्ड। ठीक है, दही, इसमें क्या होता है कि शीर से कंप्लीटली दही बनना, क्या हुआ उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कंप्लीट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी है कि एक चीज से दूसरी चीज में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये हो गया शीर दधि न्याय, कंप्लीट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर केदारी कुल्य न्याय, केदार यानी कि जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जो अनाज के धान्य जो होते हैं, जैसे चावल के जो धान्य होते हैं उसकी जो फील्ड होती है, उसकी जब हम खेती करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि एक जो पैच होता है उसमें हम पहले पानी डालते हैं, उसको अच्छी तरीके से उगने दे, मतलब पानी भर जाने देते हैं, फिर उसके बाद वो क्या होता है, वो भरा हुआ ही रहता है, फिर वो पानी दूसरे में भी जाना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो पूरी तरीके से भर जाता है, फिर तीसरे में जाना शुरू होता है। एक का भी पानी कंप्लीट खत्म नहीं होता या इसका ही पानी उसमें नहीं डाला जाता, सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में बताऊं तो जब हम एग्जाम हॉल में रहते हैं तो क्या होता है, एक रोज होते हैं, ठीक है, फिर रोज होते हैं, फिर बेंचेस होते हैं, उस तरीके से पूरा एग्जाम हॉल एक होता है। तो क्या होता है कि टीचर आती है या एग्जामिनर एंटर करने के बाद वो एक एक को आंसर शीट पास नहीं करती है, बेसिकली क्या करती है, वो फर्स्ट बेंच पे दे देती है, फिर वो बोलती है एक ले लो और आगे पास कर दो। उससे क्या होता है कि एक आंसर शीट आपके पास रहती है, फिर बचा कुचा जो है वो आप पीछे दे देते हो, फिर सेकेंड बेंचर एक लेता है, फिर वो बचा कुचा तीसरे को दे देता है। इस तरीके से आप सबके पास एक एक आंसर शीट होती है और बची कुची सब पीछे जाती रहती है, मतलब टोटली ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो ये जो है वो है आपका केदारी कुल्य न्याय, मतलब आपके पास भी रहेगा और दूसरे को भी ट्रांसफर होगा, ना कि आपका ही पूरा दूसरे को देना है। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज आप रख रहे हो और दे भी रहे हो। फिर उसके बाद खले कपोत न्याय, खले कपोत न्याय, खले यानी कि खलियान, यानी कि कोई जो खाली स्पेस होता है उसको कहते हैं। फिर कपोत यानी कि जो कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं, उसके बारे में बताया है। ठीक है,
फिर खले कपोत न्याय के बारे में जानेंगे। खले यानी कि क्या होता है कि खलियान यानी कि जो खाली जगह होती है उसको भी कह सकते हो आप, या जैसे खेत वगैरह की रीजन हो गई वो खलियान। कपोत यानी कि पिजन यानी कि कबूतर। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने क्या एक आइडिया दिया है कि जो चिड़िया होती हैं, अगर आप चारा डालते हो तो कैसा होता है कि आप ऐसे स्पेसिफिकली नहीं जाके बोलते हो ना, अरे आपको ये वाला खाना है, आपको ये वाला खाना है, आपको ये वाला खाना है, नहीं। आप चारा डाल देते हो, चिड़िया आती है, वो अपने हिसाब से चुगती है और चली जाती है। ठीक है। तो वहां पे वो सिलेक्ट करती है, वो उसका अपना पर्सनल सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सिलेक्टिविटी, कि जो खाना है या जो रस है वो हमारे बॉडी में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जिस भी धातु को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो अपने जरूरत या नीड के हिसाब से उस चीज को ले लेता है। ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ सिलेक्टिविटी, दैट इज खले कपोत न्याय। फिर एक काल धातु पोषण न्याय, इसका मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे ही हम कुछ खाते हैं उसका कन्वर्शन होता है फ्लूइड में, फिर उसके बाद वो अपने आप अपनी अपनी जगह पे चला जाता है, किसी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सारे टिश्यूज को जहां पे भी अब्सॉर्प्शन लेना होता है वो ले लेते हैं, पहुंच जाता है सब अपने अपनी जगह पे। ठीक है। ये एकदम सब सिंपल बता दिया है उन्होंने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 धातु कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। ये चार्ट मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रम परिमाण पक्ष, इसी को ही उन्होंने सर्व आत्म परिमाण भी कहा है, इसी को शीर्षदधि न्याय भी कहा है। तो ये आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में अगर एक भी नाम पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्षदधि न्याय के बारे में ही उन्होंने बात की है। ठीक है। ये चरक आचार्य ने बताया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बताया। ठीक है। जैसे कि दूध से दही में ट्रांसफॉर्मेशन, दही से फिर छाछ बनाना या घी बनाना आगे, तो ऐसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उससे आप बैक प्रोसेस नहीं कर सकते, दूध दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो इसके बारे में उन्होंने कैसे बताया है कि पांच भौतिक आहार, दैट इज मैं जो भी खाती हूँ वो मेरे पेट में जाता है, जठरा अग्नि में जाता है। ठीक है। बेसिकली वहां से क्या होता है कि उसके दो इसमें बाइफर्केशन होते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, एक जो चीज बाहर फेंकनी है बॉडी को। ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको हम सार भाग कहेंगे, जो बाहर फेंकनी है उसको हम किट्टे भाग या तो मल भाग कहेंगे। ठीक है। तो जो सार भाग होता है उसी को हम अन्न रस भी कहते हैं। ठीक है। या आहार रस कहते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी का भाग रहता है उसको मूत्र या पुरुष कहते हैं। ठीक है। दैट इज फीसिस और यूरिन के फॉर्म में वो निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो फिर उसके बाद जो सार भाग होता है, दैट इज जो न्यूट्रिशनल भाग होता है आपका, या आहार रस होता है, उसके ऊपर एक एक धातु की जो अग्नि होती है, स्पेसिफिकली हर एक धातु की एक अपनी अग्नि होती है, मतलब हर धातु का एक अपना मशीन होता है, वो उस मशीन के हिसाब से काम करता है, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर रस की अग्नि, रसाग्नि जिसको कहते हैं, वो काम करती है उस न्यूट्रिशनल फैक्टर पे। तो वो काम करने के बाद वो क्या करेगी, वो भी अगेन उसको जो चीज चाहिए वो रखेगी, जो चीज खराब है वो आगे फेंक देगी, और फिर उसके बाद उसका जो काम है उसके ऊपर और काम होगा। बेसिकली अगर आपने एक कपड़ा बनाने का प्रोसेस ले लीजिए, क्या होता है कि हम पहले कॉटन लेकर आते हैं। ठीक है। फिर वो कॉटन में प्यूरिफिकेशन होता है अच्छी तरीके से। ठीक है। तो वो जो प्यूरिफिकेशन का काम हो गया वो हो गया आपका आहार रस का काम। फिर वो प्यूरिफिकेशन के बाद क्या होता है, उसके थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। वो थ्रेड बनने का काम हो गया, क्या हो गया, वो रस अग्नि, रसाग्नि थ्रेड बनाने का काम करती है। वो जो थ्रेड बना वो हो गया आपका रस धातु। ठीक है। फिर उस थ्रेड के ऊपर मशीन और काम करती है, उसको जोड़ने का काम करती है, कपड़ा बनने का काम करता है। या तो क्या होगा कि वो आप थ्रेड को ऐसे ही रख लो, या तो उसको आगे प्रोसेस के लिए डाल दो। ठीक है। आगे प्रोसेस के लिए डालने के लिए क्या होता है कि उसके अंदर काम होता है, वो थ्रेड की मशीन करती है, फिर उससे कपड़ा निर्माण होता है। वो जो कपड़ा निर्माण हो गया वो हो गया रक्त धातु। ठीक है। अब वो कपड़े से वापस धागा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान में रखो। फिर उस कपड़े के ऊपर क्या होगा, कारीगर कहेगा कि नहीं, मुझे प्लेन कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे इसमें और कुछ तो भी अलग चाहिए। फिर उसके ऊपर
प्रिंटिंग होने लगती है, एम्ब्रॉयडरी होने लगती है, तो वो स्पेसिफिकली एक एक इंसान करता है, ठीक है। उसको जो चाहिए वो लेता है, बाकी की चीजें फेंक देता है। इसी तरीके से अग्नि भी अपना काम करती है। उनको जो काम करना है, उनको जो चीज चाहिए, वो उस तरीके से उस अपना बाय प्रोडक्ट बनाती हैं। जो उनको रखना होता है वो हो जाता है सार भाग, दैट इज उनका न्यूट्रिशनल फैक्टर। जो उनको नहीं चाहिए, जो उनको खराब लगता है, वो हो जाता है मल भाग, वो बाहर फेंक देती है। फिर उसी सार भाग में से क्या होता है, धातु का पोषण होता है। दैट इज मैं जो भी कमाऊंगी वो क्या होगा, उससे मैं अपने लिए सामान लूंगी, मैं अपने लिए तो करूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो बच जाएगा मैं सोचूंगी चल ठीक है घर में किसी और के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। वो होता है उपधातु का पोषण करना, ठीक है। मतलब धातु की भी निर्मित होती है, उपधातु की भी निर्मित होती है, ठीक है। मत समझा। तो क्या होता है, रसाग्नि काम करती है, रसाग्नि काम करेगी, उसके बाद क्या होगा, उससे मल बनेगा और उससे उसके धातु का पोषण होगा। जो ज्यादा पार्ट होगा वो मैं अपने लिए रखूंगी, जो थोड़ा पार्ट होगा उसके लिए मैं गिफ्ट्स लूंगी। तो गिफ्ट्स वाला पार्ट जो होता है वो उपधातु या सूक्ष्म पार्ट, ठीक है, उपधातु वाला पार्ट हो जाता है। और आगे सेविंग्स का पार्ट हो जाता है। सेविंग्स आप समझ लो कि नेक्स्ट धातु के लिए गया। तो मल इसका रस का क्या है, कफ, ठीक है। फिर उसके बाद वो उस पे काम करता है, तो रस धातु बनाता है स्थूल पार्ट से, बड़े वाले पार्ट से। सूक्ष्म पार्ट जो होता है वो उसका क्या करेगा, उपधातु निर्मित करेगा। रस का उपधातु स्तन्य और आर्तव, ठीक है। फिर उसके बाद सूक्ष्म पार्ट यानी कि सेविंग्स वाला पार्ट क्या होगा, वो रक्त के निर्माण में जाएगा। मैं सेव करूंगी मेरी आने वाले जनरेशन के लिए, उस तरीके से, ठीक है। तो रक्त का निर्माण हो गया, कंप्लीट निर्माण हो गया। धागे कॉटन से जो है वो धागा तैयार हो चुका है, ये सब समझ लीजिए। अब उस धागे से कपड़ा बनने जा रहा है, ठीक है। फिर वापस से रस निर्माण, रक्त निर्माण हो गया। रक्त का भी क्या होगा कि रक्त वापस रक्त की अग्नि उस पर काम करेगी। रक्त की अग्नि काम करेगी तो उससे क्या होगा कि उसका मल बनेगा। तो उसका मल पार्ट जो बनेगा वो पित्त होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो स्थूल पार्ट है उससे रक्त धातु की निर्मित होगी, मतलब वो खुद को के लिए कुछ तो रखेगा। फिर उसके बाद उसके सूक्ष्म पार्ट से क्या होगा, उसके उपधातु बनेंगे, दैट इज कंडरा और सीरा। और उसके बाद जो है वो भी सेव करेगा, वो सेविंग्स करेगा, तो उससे क्या होगा, मांस धातु निर्माण होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये सेम प्रोसीजर जाएगी। इसके बाद माउंस का जो मल है वो तैयार होगा और सार भाग तैयार होगा, ठीक है। माउंस का मल यानी खमल, यानी कि जितने भी खाली जगह होती है वहां से निकलने वाला जो कचरा होता है, दैट इज खमल। दैट इज स्रोत, नासा, फिर उसके बाद कर्ण, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सूक्ष्म जो भाग होगा वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा तो वो क्या करेगा, मांस के बाद आता है मेद, ठीक है। तो वो मेद की निर्मित करेगा। फिर अगेन मेद का जो ये है मल है वो स्वेद है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो स्थूल भाग है उससे खुद मेद धातु तैयार होगा। उसका जो सूक्ष्म भाग है वो अस्थि के निर्माण के लिए जाएगा। फिर उसके ऊपर अस्थि की अग्नि काम करेगी। फिर अगेन उसका जो मल है, अस्थि का मल, वो है केश, लोम, तो वो सब तैयार हो जाएंगे। वो मल बाय प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसका जो मेन पार्ट है वो अस्थि धातु बनाना है, वो अस्थि धातु में कन्वर्शन हो जाएगा और वो थोड़ा सा सेव करेगा, सेविंग्स वो हो जाएगी मज्जा धातु में। फिर उसके बाद सेम मज्जा का जो मल है, अक्षी, त्वक, वीड, स्नेह, ठीक है, वहां का जो स्नेह पार्ट होता है, ऑयलीनेस होती है वो। फिर उसके बाद उसका जो स्थूल पार्ट है वो मज्जा धातु में कन्वर्ट होगा। सूक्ष्म जो है वो शुक्र की निर्मित के लिए चला जाएगा, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उनका कहना है यहाँ पे। तो इस तरीके से शुक्र एंड में बनता है, शुक्र के बाद ओज तैयार हो जाता है, ठीक है, दैट इज इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में, जैसे आज रस बन गया, कल रक्त बन गया, परसों माउंस बन गया, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में। तो ये आचार्य चरक का कहना ऐसा है कि रस से शुक्र तक की जो निर्मित है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। ये आचार्य चरक का कहना है कि ऐसा आज रस बन गया, कल रक्त बन जाएगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मतलब 7 दिन में 7 धातु कंप्लीट हो जाते हैं। बट इसका जो है एक एक्सेप्शन है, ठीक है, चक्रपाणी जी जो है उन्होंने एक एक्सेप्शन बताया है। उनका कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर ऐसा तैयार होगा कि हाँ रस अगर नहीं बना तो शुक्र बनेगा ही नहीं, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? सपोज आज मैंने फास्ट किया है, ठीक है, मैंने फास्टिंग की है तो क्या होगा कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो मेरे पास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं गए हैं, मेरा आहार रस निर्मिति नहीं होगी। आहार रस निर्मिति नहीं होगी तो रस धातु नहीं बनेगा, ठीक है। रस धातु नहीं बनेगा तो शुक्र तक कैसे पहुंचेगा? नहीं बन सकता। दैट मीन्स 1 महीना अगर मैं फास्ट कर लूं तो उसके बाद मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। ऐसा अगर लॉजिकली हम इस न्याय के अकॉर्डिंग जाएंगे तो समझ में आता है। तो चक्रपाणी जी का कहना है कि ये न्याय कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि उन्होंने ये चीज कहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फास्ट करूं तो नेक्स्ट धातु का कन्वर्जन होगा ही नहीं, एक भी धातु तैयार ही नहीं होंगे। जब एक भी धातु तैयार नहीं होंगे तो बॉडी को नरिशमेंट कैसे मिलेगा? फिर उसके बाद केदार कुल्य न्याय के बारे में बताया उन्होंने, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक पेपर रखना है, बाकी का दे देना है, एक पेपर रखना है, बाकी का दे देना है, बट अपने पास रखना जरूर है, ठीक है। कंप्लीटली पेपर उठा के नहीं देने। तो केदार यानी कि पैडी फील्ड्स, यानी कि जो धान्य की खेती होती है उसके बारे में बताया है। तो फिलिंग दीज विथ वाटर एज पर रिक्वायरमेंट, देन मूविंग टू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है कि एक धातु से दूसरा धातु बनने के लिए कितना टाइम लगता है और वो भी क्यों लगता है। उन्होंने बहुत साइंटिफिक आंसर दिया है इसका। और उन्होंने ये बताया कि एक मतलब जो आहार रस है, आहार रस से वापस दूसरा जो ये धातु बनने के लिए कंप्लीट 5 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने कैसे बताया कि एक कला से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो एक कला उन्होंने बताई है 144 सेकेंड्स, ठीक है। तो आहार रस से दूसरा जो धातु है वो रस धातु से दूसरा धातु बनने के लिए टोटल 3115 उन्होंने बताया है कि कला पार करनी पड़ती है। तो एक कला इज 144 सेकेंड्स। तो 3015 को जब आप 144 से मिलाते हो तो इट इज नियर अबाउट 5 डेज, ठीक है। मैं कंप्लीट ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो। तो सोचो जब इसको ही आप शुक्र का कन्वर्जन होने के लिए जब आप इसको ही कैलकुलेट करोगे आगे, तो कंप्लीटली शुक्र को बनने के लिए 30 डेज लगते हैं, ठीक है। शुक्र धातु बनने के लिए उन्होंने इतनी कला पार करनी चाहिए, ऐसा बताया हुआ है।